सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और आज फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का सेट नंबर 25 फ्रेंड्स। और इसके पूर्व मैंने सेट नंबर 24 में पर्यावरण अध्ययन के 50+ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ और इसी कड़ी में आज हम देखते हैं सेट नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है मीथेन और ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। मीथेन जिसे वायु गैस के नाम से भी जाना जाता है और यह गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली गैस है और इसका प्रयोग रसोई ईंधन के रूप में भी किया जाता है। VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस भारत के पारिस्थितिक तंत्र का जनक कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है तो वह है जीवमंडल बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं? तो सजीव, जीव और भौतिक कारक, लिविंग्स एनिमल एंड प्लांट्स, और भौतिक कारक फिजिकल O2, CO2, लाइट, ह्यूमिडिटी etc. आर नोन एज फिजिकल फैक्टर। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के 2 फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होते हैं, दूसरा एबायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर को जैविक घटक और एबायोटिक फैक्टर को अजैविक घटक कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो वह है घास स्थल। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं इसे एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे देखेंगे और इसे याद रखेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं और मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना जीवित रह सकते हैं। यहाँ घास स्थल ऐसे ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं जंगल, पहाड़, नदी, घास के मैदान आदि। तो यहाँ याद रखेंगे कि घास स्थल या घास के मैदान के बदले आपको ऑप्शन में जंगल, पहाड़, नदी कुछ भी दिया रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो चावल के खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मैनमेड है, अर्थात मनुष्य के द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है। जबकि जंगल, घास का मैदान जैसा कि मैंने बताया और झील, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए चावल के खेत आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है। मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिससे मानव अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले से ही विद्यमान पारिस्थितिक तंत्र को संशोधित कर बनाता है या प्राकृतिक स्थिति की नकल कर अपना स्वयं का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को मैनमेड, मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण जलकुंड, फसल क्षेत्र, उद्यान, बांध, झील, तालाब इत्यादि। और चिड़ियाघर, मछली घर,
एक्वेरियम और वनस्पति उद्यान कृत्रिम पर्यटन के उदाहरण हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है एक तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र। और इस वीडियो में मैंने आंसर को बिल्कुल हाईलाइटेड करके रखा है जो कि आपको आसानी होगी पढ़ने में, साथ ही साथ वन लाइनर बनाने में। वन लाइनर कैसे बनाया जाता है यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। आपका वन लाइनर होगा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा की डॉल्फिन। फिर इस क्वेश्चन नंबर 11 को वन लाइनर के रूप में हम कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है, कहाँ से कहाँ, तो सौर ऊर्जा क्रमशः उत्पादक से लेकर विभिन्न प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता से होते हुए अपघटक तक प्रवाहित होती है और पुनः यह वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। इसका रिसाइकलिंग नहीं होता है, वन वे होता है, प्रवाहित होती है, एक दिशीय होती है। क्वेश्चन नंबर 12, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन जीवीय कारक नहीं है, स्पष्ट आंसर है चट्टान जीवीय कारक, बायोटिक फैक्टर नहीं है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव ये सभी के सभी जैविक कारक हैं, बायोटिक फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकतर पेड़ पौधे में पाए जाते हैं कहाँ, तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, अपघटक की होती है, डिकम्पोजर की होती है, अर्थात कवक और जीवाणु की होती है। उत्पादक का अर्थ यहाँ हरे पौधों से है जो की क्रिया के द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जो उत्पादक को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यह मांसाहारी होता है और यह प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अपघटक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता, तीनों का भक्षण करता है। साथ ही उत्पादक का भी यह सड़ा गलाकर उसे प्राप्त करता है, कंज्यूम करता है और वातावरण में इसके घटक तत्वों को मुक्त कर देता है, डिकम्पोजिशन का काम करता है। ये मृतोपजीवी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, जबकि CH4, जलवाष्प आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर बात करें तो यह हमारे ओजोन स्तर को सर्वाधिक रूप से हानि पहुंचाता है। ओजोन स्तर जो पृथ्वी का रक्षा कवच कहलाता है, ओजोन स्तर जो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है, ओजोन अक्षर स्तर जो समताप मंडल में पाए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आपको समय समय पर जिक्र करता रहता हूं और आगे भी वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगा। बहुत सारे प्रोटोकॉल के बारे में जो इनसे संबंधित हैं, पर्यावरण मुद्दे से संबंधित हैं, कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए उससे संबंधित है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग से, हीट वेव से हम बचें, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। यह हमारे पर्यावरण के काफ़ी सशक्त मुद्दे हैं और इन मुद्दों के बारे में बात करना हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है और
हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह वाहनों से, स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित गैस होती है और यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक अपरोहण स्थिरीकरण जीवाणु जैसे कि राइजोबियम उर्वरक। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का मुख्य कारण है ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, अबाउट 78%। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो रैनी गांव, उत्तराखंड के रैनी गांव में प्रारंभ किया गया, जो उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश का एक अंग हुआ करता था। जिस प्रकार झारखंड कभी बिहार का एक अंग हुआ करता था। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण बनता है? कैंसर का आंख से पानी गिरना, डीएनए विखंडन का उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 23%। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? सर्वविदित है सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, पर नेता माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्री प्रसाद भट्ट, मेघा पाटेकर, विनोबा भावे। यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, जिनमें दो प्रमुख नाम आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्री प्रसाद भट्ट। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता हैं? तो वो हैं चंद्री प्रसाद भट्ट। बीपीआई क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? अपिको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो वन चिपको आंदोलन से संबंधित है। वन संरक्षण चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की कटाई को रोकने से, वन से। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो वनों के संरक्षण के लिए। मिलते जुलते क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग है, तो इसके उत्तर को आप बिल्कुल खगाल कर पढ़ेंगे ताकि कहीं भी कोई चूक न रह जाए। आपकी कामयाबी मेरा उद्देश्य है और चलिए हम साथ मिलकर चलें। आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सजग प्रयासरत रहते हैं, जैसा कि आपने हमारे वीडियो में कई बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? तो विद्यावती डोभाल का संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, वासवानंद नोटियाल, ये सभी के सभी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। अंगों के पेट काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों के तीनों चिपको आंदोलन के छिपे हुए उद्देश्य थे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? सर्वविदित है कार्बन डाइऑक्साइड।
वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35। वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेवार है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, आंसर एक कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नाइट्रिक अम्ल। और एक और अम्ल उत्तरदायी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, किंतु यहाँ नहीं दे रखा है ऑप्शन में, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। और जैसा कि मैंने पूर्व के क्वेश्चन नंबर 36 में बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी उतना ही जिम्मेवार है एसिड रेन के लिए। तो यहाँ दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर करेक्ट। सो द ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से एक से अधिक इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38। आकाश में बादल के तैरने का कारण है? तो कम घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ घास। जो उत्पादक है बकरी, जो कि शाकाहारी है, प्रथम उपभोक्ता है। और मानव, जो प्रथम उपभोक्ता को भक्षण करता है, वह द्वितीय उपभोक्ता यहाँ है। तो यह खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित से कौन तृतीय उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स यहाँ सर ऑप्शन नंबर बी तृतीय उपभोक्ता है। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। घास क्या है? तो प्राथमिक उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण करता है और फूड चेन खाद्य श्रृंखला का आधार बनाता है। टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यह घास या अन्य पौधों का भक्षण करता है। और मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है, जो टिड्डे को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। सर्प तृतीयक उपभोक्ता है, क्योंकि यह मेढक को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इनकी अगर यह टिड्डा को भोजन के रूप में ग्रहण करे तो यह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखे जाए तो घास को टिड्डे ने ग्रहण किया और टिड्डे को मेढक ने और मेढक को सर्प ने। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं के बीच क्या अंतर है? तो प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, जो शाकाहारी कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जो मांसाहारी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42। पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो मुक्त ऊर्जा का परिवहन एक तरफा होता है, वन वे होता है। क्वेश्चन नंबर 43। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 1% to 3%। हरे पौधों द्वारा भोजन में परिवर्तित की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा का प्रतिशत है तो 1%। यहाँ 1% दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की बढ़ते हैं तो नीचे का जो पीड़कनाशियों का जो प्रवाह होता है वह ऊपर की ओर जाकर सर्वाधिक हो जाता है। यह जैव आवर्धन कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक। प्रदूषक अपने क्षरण के आधार पर, विघटन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल और दूसरा
नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक जैव निम्नीकरणीय जिसका विघटन हो सकता है किसके द्वारा, तो कवक और जीवाणु के कारण अपघटक के द्वारा, लेकिन एक प्रदूषक जिसका निम्नीकरणीय नहीं हो सकता, डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, विघटन नहीं हो सकता, ये लंबे समय तक यथास्थिति में वातावरण में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, जैसे शीशा, जैसे डीडीटी, जैसे कीटनाशक। तो फ्रेंड्स, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 47, और बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से मैंने आपको गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक और बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का डिफिनीशन और उदाहरण यहाँ दे रखा है। आप इसे नोट कर लेंगे, याद करेंगे और जीवन में कभी भी ऐसे नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं प्रयास करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वह है आर्गन। सर्वाधिक नाइट्रोजन, 21%, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, और यहाँ पर नीचे आंकड़ा दिया गया है फ्रेंड्स। और आर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैस है, यह बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे जहरीली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। और या उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, VHS है, तो वह है लद्दाख। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि यह भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि इसके पूर्व के वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।